सो हेलो एंड वेलकम बैक। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस के 2026 के क्वेश्चन के। वैसे तो इसको लोग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कह रहे हैं, क्योंकि कहते थे तो समय हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर था वो कोई नहीं था, मतलब इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए अल्टीमेटली आईआईटी ने भी इसको मार्क टू ऑल कहकर कहा गया था। ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये बेसिकली एक बाइनरी स्टार की प्रॉब्लम है। ये जो पूरी प्रॉब्लम है ये एक बाइनरी स्टार की प्रॉब्लम है, और बाइनरी स्टार की ये प्रॉब्लम 2020 में भी आपके सामने आई थी। 2020 का जो पेपर हुआ था जेई का, तो उसमें भी इस प्रॉब्लम को रखा गया था। बाइनरी स्टार की ऐसी ही प्रॉब्लम थी, इसी कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम थी। देखो इसमें क्या लिखा है कि आपसे कहा गया है कि एक स्टार है मास m2 का, और वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1। यानी यहाँ पर ये बाइनरी स्टार में क्या होता है कि होता क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से एक स्टार ये है जिसका कि मास मान लो m1 है, और इससे क्या है कि r डिस्टेंस पर एक दूसरा स्टार है जिसको कि आप मान लो m2 है, और वो रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। एक्चुअल में जो बाइनरी स्टार होते हैं उनमें क्या होता है, अगर मैं एक बाइनरी स्टार का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है कि एक सेंटर ऑफ मास कोई मान लो, एक मास मान लो, एक स्टार मान लो m1, एक स्टार मान लो m2, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों ही स्टार रोटेट करते हैं। तो जो क्लासिकल बाइनरी स्टार की प्रॉब्लम है उसमें सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके अबाउट ये दोनों ही स्टार रिवॉल्व करते हैं। तो अगर टॉप व्यू देखें तो मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, एक और एक स्टार इस तरह से है जो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, और एक दूसरा स्टार भी है जो कि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट दो स्टार रोटेट करते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि आपके पास एक मास m2 है जो कि रिवॉल्व कर रहा है मास m1 के, और कह दिया है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो एक सिंप्लीफाइड कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो m1 पर ही है, यहीं पर ही इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसका मतलब है कि m1 बहुत हैवी होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट इस तरह से हैं अलग अलग मास के, एक का मास m1 है एक का मास m2 है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस साइड पे ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। तो अगर आपका m1 ज़्यादा है m2 से, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में नहीं होगा बल्कि शिफ्टेड होगा उस तरफ जिस तरफ की मास ज़्यादा है। तो अगर मास और भी ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में सेंटर ऑफ मास हो सकता है बिल्कुल m1 के अंदर ही चला जाए। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास को हम इस तरह से एक तरह से सिंप्लीफाई कर दिया है इसके अंदर। उसके बाद फिर क्या करा, फिर उन्होंने बताया है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, द हैवियर स्टार स्लोली एक्वायर मास फ्रॉम द हायर स्टार एट अ कॉन्स्टेंट रेट गामा किलोग्राम पर सेकेंड। अब एक और चीज़ यहाँ पर चल रही है कि आपका जो स्टार है ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला स्टार है जिसका कि मास m1 है, और जो छोटा स्टार है m2 मास का है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, और साथ ही साथ इससे मास का एक ट्रांसफ़र हो रहा है। ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ से गामा किलोग्राम पर सेकेंड के हिसाब से, पर सेकेंड या पर आवर है, पर सेकेंड के हिसाब से, गामा ग्राम किलोग्राम पर सेकेंड के हिसाब से मास जो है वो m2 से m1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है m2 का मास लगातार समय के साथ कम हो रहा है, m1 का मास लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, ये इसका मतलब है। फिर कह रहे हैं इन दिस ट्रांसफ़र, यानी जो मास का ट्रांसफ़र होता है, देयर इज़ नो अदर लॉस ऑफ मास, मतलब कहने का मतलब है कि सीधे मास m1 से m2 से निकला m1 तक गया और कहीं उसका लॉस नहीं हो रहा है। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टार्स इज़ r, अगर उनके बीच का डिस्टेंस r है, देन इट्स रिलेटिव रेट ऑफ चेंज 1/r dr/dt इज़ गिवन बाई। तो यानी कि अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि r था किसी समय, किसी इंस्टेंट t पर r है कुछ, और फिर इसका मास जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मास ट्रांसफ़र होने से क्या होगा, m1 बढ़ेगा m2 घटेगा। अच्छा, m1 m2 घटने से क्या होगा, अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसका यहाँ पर काम होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम देखेंगे कि उसके अंदर मास का भी रोल आता है और डिस्टेंस का भी रोल आता है। तो जैसे जैसे यहाँ इनका एक प्लेनेट का, एक स्टार का मास कम होगा तो डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी। हम लोग देखेंगे इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या आता है, डिस्टेंस बढ़ती है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ अगर आप देखोगे dr/dt तो बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। ये चूँकि मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, इसको मैंने वर्कआउट किया है, तो मैं ये बता सकता हूँ। और एक इंसाइट यहाँ पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी आप dr/dt निकालोगे तो इट शुड बी पॉजिटिव, जो कि ये शो कर रहा होगा इस मास के ट्रांसफ़र होने की वजह से एक तरह से बोलो ये r की वैल्यू बढ़ेगी, ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है, ये सारे ऑप्शंस आपके निगेटिव हैं। इसीलिए इन ABCD में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है।
अब वो जो सही होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे। एक्चुअली अभी हम आपको बता सकते हैं उसकी वैल्यू होगी 2 गामा बाई M2। तो ये जो ऑप्शन बी है ये सही होता अगर ये प्लस साइन के साथ होता, लेकिन ये आता कैसे है इसके बारे में समझिए। और आप देखोगे जब बाइनरी स्टार की प्रॉब्लम आप कर रहे होगे तो इस दौरान आपको बीच में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और भी कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन आपके पास होते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। बाइनरी स्टार की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारे पास एक स्टार ये वाला सिस्टम ले लिया, ये M1 है और इससे r डिस्टेंस पर एक और सिस्टम ले लो, M स्टार है M2 और ये रिवॉल्व कर रहा है। इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक सर्किल बनेगा, तो एक सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन है, जो कि सबसे बेहतर कंडीशन मान सकते हो ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट की, सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये मानना है कि इनके बीच में एक स्टेबिलिटी है। स्टेबल होने का एक मतलब ये है कि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो इक्वेशन है M1 M2 बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू M2, क्योंकि वही रिवॉल्व कर रहा है, V स्क्वायर बाई R। यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे V जो है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो R कैंसिल कर देगा, M2 कैंसिल कर देगा, तो आपके पास V स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, V स्क्वायर बचेगा G M1 बाई R। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल ही लेते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट G M1 बाई R। सपोज ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि घूम रहा है M2 घूम रहा है, तो M2 के लिए ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम, किसका एंगुलर मोमेंटम, ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हाट, ऑफ M2, उसको हम कहेंगे L। तो आपको क्या मालूम है, MVR होता है। तो यहाँ मास M2 है तो M2 कह दो, V तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 में निकाला है, और R उसकी रेडियस है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी M2 अंडर रूट G M1 बाई R, और इधर बाहर R है, अगर ये R इससे कटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट R आ जाएगा। तो आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी M2 और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा G M1 R। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में रख ले, इसकी आवश्यकता हमको आगे पड़ेगी। चलिए अब अगला स्टेप क्या होगा। अब अगला स्टेप ये है कि हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई बाहर से एक्स्ट्रा, यहाँ पर और कोई नहीं है, बाहर से और कोई एक्स्ट्रा कह लो कि फोर्स नहीं है ना, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। सो ये आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अब बाहर से कोई और इन्फ्लुएंस नहीं लगा रहे हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम है। सो इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। और आपने पढ़ा है कि कोई बाहर से फोर्स काम नहीं करता है रोटेटिंग सिस्टम में, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट रिमेन्स कंजर्व। लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पेज। ओके, ठीक है। तो अब आपके पास, अब यहाँ से हम लोग एक डिफ्रेंशिएशन वाला काम करना शुरू करेंगे। तो आपको करना है डी बाई डी टी ऑफ वॉट, आपके पास ये पूरा टर्म है, आपके पास टर्म है M2, आपके पास टर्म है अंडर रूट G, आपके पास टर्म है अंडर रूट M1, आपके पास टर्म है अंडर रूट R। ये सब ये पूरा जीरो होना चाहिए। एक चीज़ देखो, जो कि मास M2 लॉस कर रहा है तो टाइम के साथ ये भी चेंज होगा। G तो कांस्टेंट है, ये T के साथ चेंज नहीं होगा। M1 चूँकि मास को गेन कर रहा है तो ये भी चेंज होगा। R भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मास चेंज होंगे तो R में भी चेंज होगा। तो ये सब वेरिएबल है हमारे पास। तो हमारे पास इस डिफ्रेंशिएशन में 3 वेरिएबल हैं। तो अंडर रूट G तो सबसे पहले बाहर आ जाएगा। अब आपके पास ऐसा करो, आप पहले अंडर रूट M1 ले लो, अंडर रूट R ले लो, आप सिर्फ M2 को डिफ्रेंशिएट करो dM2 बाई dt। फिर अगली बार क्या करोगे, M2 को फिक्स रखो और आप पहले इंटीग्रेट करो d बाई dt करोगे, अंडर रूट M को, अंडर रूट R को कांस्टेंट रखो। फिर अगली बार अंडर रूट M1 को करो और d बाई dt अब की बार करो अंडर रूट R को। और ये सब जीरो होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, अंडर रूट G तो रहेगा ही, यहाँ पर अंडर रूट M1 R हो जाएगा और सिर्फ dM2 बाई dt रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा M2 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/2। अगर आप अंडर रूट M1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो जाएगा 1/M2, फिर अंडर रूट M1 और dM1 बाई dt, और अंडर रूट आपका R ऐसे रहेगा। इधर अंडर रूट M1 और यहाँ बचेगा 1/2 अंडर रूट R dr बाई dt, दिस इज़ ज़ीरो। आपको मालूम है कि जो डेल्टा G है वो जीरो नहीं है। सो इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट में आपने लिखा है, इसका मतलब है कि M1R
m2/dt प्लस यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो m2/2 √m1 √r d m1/dt प्लस m2/2 √r dr/dt इज इक्वल टू 0। ये पूरी क्वेश्चन आ गई, हम लोगों ने सब कुछ मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर उसमें कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि गामा क्या है, गामा kg/सेकेंड यानी रेट है। तो ये गामा असल में क्या है, चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी कि जो हम dm/dt लिख रहे हैं वो गामा है। तो हमारे पास क्या है, देखो m2 जो होगा वो मास लॉस कर रहा है, तो यानी कि माइनस गामा होगा, और जो m1 है वो मास को गेन कर रहा है, इसका मतलब वो प्लस गामा होगा। तो आपको ये टर्म जो है यहाँ पर रख देने हैं। लेट मी जस्ट यूज़ अनदर कलर सो दैट यहाँ पर जहाँ पर dm1/dt है ये वैल्यू रख देनी है, और जहाँ पर dm2/dt है आपको ये वैल्यू रख देनी है। चलिए रख देते हैं वैल्यू। तो आपके पास बचेगा m1r और ये माइनस गामा प्लस m2/r/2 और ये m1 गेन करेगा तो गामा प्लस m2/m1/2 और dr/dt 0। एक्चुअली हमें निकालना क्या है, dr/dt निकालना है। तो एक बार ऐसा करते हैं, सबको एक तरफ रख दे, तो आपके पास ये हो जाएगा m2/m1/2 r dr/dt। इसको राइट साइड भेज दो तो जाएगा प्लस गामा m1r और माइनस m2/r/2 गामा। अब आपको भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म कर दो बाकी सारी चीज़ों को। तो आपको dr/dt सिर्फ चाहिए, तो आप लिखोगे 2/r m2/m1 मल्टीप्लाई हो रहा है गामा m1r से, ऐसे ही 2/r m2m1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है m2/r/2 m1 देखिए अब क्या क्या हो सकता है, √m1 गायब हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2 गामा और फिर बचेगा r 2 गामा r/m2, और यहाँ से क्या हो जाएगा m2 से कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ बचेगा 2 गामा r और ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो गामा r अपॉन m1। देखो यहाँ से क्या ठीक है ना, r हो गया, ठीक है m1 गामा। तो ये आपके पास बचेगा 2 गामा r अपॉन m2 माइनस गामा r अपॉन m1। तो फाइनली आपके पास अगर हम कहें 1/r dr/dt निकालना है, क्वेश्चन में दिया गया इसलिए 1/r यहाँ लिखा है, तो ये जाएगा 2 गामा अपॉन m2 और r पहले से था, r गया कट गया, और यहाँ से बचेगा गामा अपॉन m1, r से कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि m1 इज़ मच ग्रेटर देन m2, इसका मतलब है गामा बाई m1 जो है वो निगलेक्ट होगा, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा होगा। तो यहाँ आपके पास बचेगा 1/r dr/dt इज़ व्हाट 2 गामा अपॉन m2, और आप देख रहे हैं कि किसका साइन कैसा है, प्लस है, इसका साइन प्लस है, यहाँ पर प्लस साइन है। तो आपका जो वो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर ये जो 2 गामा बाई m2 है जो कि माइनस में दिया गया था, ये प्लस में होना चाहिए था, देन आंसर आपका बी सही होता। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो हम लोगों ने यहाँ पर समझा है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक केस भी था। स्पेसिफिक केस इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इस पूरे कंडीशन के दौरान हमने ये माना है कि आपका जो हैवी मास है m1 वही सेंटर ऑफ मास है, उसके अबाउट आपका जो दूसरा मास है m2 वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बेसिकली जब ये पूरा सिस्टम अगर ऐसा ना हो, अगर हम कहें कि नहीं ये हमारे पास m1 है, यहाँ हमारे पास m2 है, और यहाँ कोई सेंटर ऑफ मास है जिसके अबाउट ये भी घूम रहा है और ये घूम रहा है, तो इसका घूमने का मतलब ये एक थोड़ा छोटे पाथ पे घूम रहा है, और इसका घूमने का मतलब ये एक बड़े पाथ पे घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आपका जो L होगा
एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका फार्मूला बदल जाएगा। क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। तो कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास आप यूज करोगे जब आपका ये सिचुएशन होगा, इस तरह सिचुएशन होगी। तो रिड्यूस मास की जो वैल्यू होती है म्यू, वो होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ठीक है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ओके एग्री। और m1 बाई m2 को अगर आप सम करोगे तो कोई टोटल मास कैपिटल M ले सकते हो। तो जो L होगा उसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। उसका जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, पहले तो आपका रिड्यूस मास होगा अंडर रूट जी टोटल मास और अंडर रूट के अंदर ही r। ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा जब हमारा एंगुलर मोमेंटम हम लेंगे, इस केस में जब सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि अगर हम कहें कि अगर m1 ग्रेटर है m2 से, ठीक है m1 ग्रेटर है m2 से, तो जो रिड्यूस मास होगा, रिड्यूस मास की वैल्यू क्या आ जाती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें आपने लिखा m1 m2 और चूंकि m1 ज़्यादा है तो आप यहाँ पर सिर्फ m1 लिखें, m1 कैंसिल कर देगा, तो रिड्यूस मास जो होगा वो किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा m2 के। तो अगर m1 बहुत ज़्यादा है तो रिड्यूस मास m2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और m2 जो है वो लगातार कम होता जा रहा है समय के साथ साथ। तो इस इक्वेशन में देखो अगर म्यू की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है तो जो है और एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा, और म्यू कम हो रहा है तो इसका मतलब है जी तो कांस्टेंट है और m1 m2 का सम कांस्टेंट है, क्योंकि एक का लॉस हो रहा है तो एक का गेन हो रहा है, तो आपका m कैपिटल M भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, बचा क्या r। तो म्यू जैसे जैसे कम होता जाएगा r की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी। इसका मतलब चक्कर के साथ साथ ये बहुत दूर होते चले जाएंगे, ये जो m1 और m2 के बीच की दूरी है ये दूर होती चली जाएगी। अब इसमें कई सारे पॉसिबिलिटी हैं, इतना दूर हो जाए कि स्टेबिलिटी आ जाए, इतना दूर हो जाए कि m2 का सारा हाइड्रोजन सरफेस गायब हो जाए, वाइट डॉर्फ बन जाए। ये सारे स्टार्स के अलग अलग भाग्य होता है, उनका अलग अलग प्रारब्ध होता है। लेकिन खास बात यहाँ पर आपके पास ये है बच्चों, खास बात आपके पास ये है कि आप यहाँ पर ये देखते हो कि आपका आंसर में ये +2 गामा अपॉन m2 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। तो इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन है और भविष्य में और भी ऐसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं आपके लिए। तो एक बार इसको रिवीजन करके जाना, इसको थोड़ा समझ के जाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आगे ऐसे और सवालों के साथ आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।